नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ ये कृषि से संबंधित है। और बता दें कि जो हम लोग का जो सिलेबस है यूपीसीएस और आरओ का उसमें देखें तो जीएस 3 में भी कृषि से संबंधित आता है। और वही देखें तो निबंध में भी जो है कि लिखने के लिए आता है कृषि उद्योग और व्यापार से। तो चलिए देख लेते हैं। और आज हम लोग एक नई अंदाज में शुरू करेंगे क्योंकि हमने इसके नोट्स बना लिए हैं और आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो देखें तो भारत जो है कि कृषि प्रधान देश है, आप लोगों को पता ही होगा। और कृषि क्षेत्र में देखें तो देश के कुल जीडीपी में 14% का योगदान देती है कृषि जो है कि। लेकिन इस समय देखें तो लगातार गिरावट हो रही है। और देखें तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कितना है तो लगभग आधी जो जनसंख्या है रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो अब देखें एक केंद्र सरकार द्वारा एक पहल की शुरुआत हुई है जिसमें क्या होगा तो किसानों के लिए जो इस समय की जो आधुनिक जो है कि कृषि तकनीकी है और कृषि उर्वरक हैं जैसे कि विदेशी उर्वरक हैं उसको न इस्तेमाल करके देसी जो है कि जो देसी उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या करेगी केंद्र सरकार, इसके लिए कौन सी पहल है। तो दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद्धति खेती करना समझदारी और लाभकारी समझा जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार की एक नई पहल होगी जिसमें किसानों को कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराना है। ठीक है, परिचित कराना है और उन्हें अधिक मुनाफा दिलाना है। और तर्जुकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत का अभियान चलाए तो जलवायु परिवर्तन बढ़ती बीमारियां, प्रदूषण तथा अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए किसानों को उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए और किसानों को जलवायु अनुकूल खेती जिसे प्राकृतिक या जैविक खेती कहा जा रहा है अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इससे उर्वरक बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी की बचत होगी और देश की सेहत में सुधारने में मदद मिलेगी। और क्या होगा तो गाँवों की गरीबी दूर होगी, भूखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से धीरे धीरे क्या हो जाएगा तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब आगे देख लेते हैं इससे क्या। अब देखें तो जो कृषि क्षेत्र में जो सुधार के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये देखें तो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो देखें तो सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों को किसानी के जरिए ही अब उद्यमी बनाया जाएगा और उससे किसानों की माली हालत में क्या होगा तो सुधार आएगा। और क्या होगा तो आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय खेती को परंपरा से की जाने वाली देसी खेती माना जाता है। अगर यह महज मान्यता है क्योंकि देसी खेती में रासायनिक उर्वरकों और विदेशी बीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। नई तकनीकी तथा वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली खेती में रसायनों और महंगे उर्वरकों का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। और क्या है केंद्र सरकार की नई पहल आधुनिक खेती के जरिए क्या करेगा तो किसानों को उद्यमी बनाने की है। और देखें तो दुनिया में वैज्ञानिक तकनीकी पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभकारी समझा जाता है। इसी के जरिए क्या करेगी तो केंद्र सरकार की एक नई पहल है कौन सी तो किसानों को कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराना, उन्हें आधुनिक मुनाफा दिलाना है। अब आगे देख लेते हैं क्या है इसके बाबत। देखें तो देश के हर जिले में क्या होगा तो ऐसी टीम बनाई जाएगी जिसमें खेती से ताल्लुक़ रखने वाले सभी क्षेत्रों के लोग होंगे। केंद्र सरकार के जरिए मुहैया कराई गई सूचना या जानकारी के मुताबिक बनाई जाने वाली टीम में किसानों के अलावा कृषि वैज्ञानिक, कारखानों के विशेषज्ञ, कृषि विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आगे क्या है और कौन कौन शामिल होंगे तो देखें तो केंद्र सरकार की इस पहल में राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आने वाली सभी कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन केंद्रों पर कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों को उद्यमी बनाने और फसलों को बर्बाद होने से बचाने का खाका तैयार किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की यह योजना कारगर हुई तो इससे उन करोड़ों किसानों को फ़ायदा हो सकता है जो खेती को घाटे का सौदा बताकर छोड़ चुके हैं और या बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और क्या होगा देखें तो अभी किसान अपने उत्पाद को देखें तो औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर रहते हैं। और इस पहल के मुताबिक हर जिले में क्या होगा तो टीम के गठन से पिछले आंकड़ों का अध्ययन कर फसल का जनपद में मांग और खपत का पता करना आसान हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होगा। और इसमें देखा जाए तो क्या होगा कि जानकारी के मुताबिक टीम के जरिए यह पता किया जाएगा कि आगामी सीजन में किस फसल की कितनी बुआई करनी चाहिए और किस किस्म की फसल लेना बेहतर होगा। किसानों को अभी तक बाज़ार की ज़रूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसी टीम के जरिए क्या होगा तो किसानों को यह बात पहुंचाई जाएगी कि किस फसल को उगाने से फ़ायदा होगा और किससे नुकसान। और इतना ही नहीं, फसल तैयार होने के बाद जिले भर की खपत के बाद जो अन्न या उत्पाद बच जाएगा उसमें से बढ़िया उत्पाद को निर्यात या बीज के रूप में इस्तेमाल के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा। और ऐसे किसानों का चयन टीम करेगी जो बेहतर उत्पाद और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती कर दूसरे किसानों को क्या करेंगे तो ये नज़ीर बन सकते हैं।
अब देखें तो केंद्र सरकार ने पिछले शासन के दौरान किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई थी, जैसे कि कौन कौन से, तो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, सुअर पालन जैसी व्यावसायिक योजनाएं शामिल हैं। और देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन देखें तो किसानों के लिए मुफीद नहीं हो पा रही हैं। आगे क्या वजह क्या इसका देखा जाए तो पानी की कमी है, सिंचाई की समस्या है, और जहाँ पर नहरों से सिंचाई की जाती है वहाँ पर देखें तो नहरों में पानी का न आना है। और इसका असर क्या होगा, तो इसका असर जो है कि फसल उत्पादन पर होगा। और क्या वजह है, देखें तो अच्छे किस्म की बीजों का अनुपलब्धता है, न मिलना, मेड़बंदी है, मेड़बंदी करना, और वर्षा का जल का संरक्षण न होना। जब वर्षा होगी तो उसका संरक्षण न होना जल का। आगे क्या होगा, आगे क्या हो रहा है इसमें देखें तो भारतीय उर्वरक उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में देखें तो शामिल है। निर्यात के जरिए उर्वरकों का उत्पादन लगातार बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय खेती के लिए घाटे का सौदा है। जाहिर तौर पर देखें तो केंद्र सरकार के जरिए उर्वरकों पर छूट के बावजूद किसानों के लिए घाटे का सौदा है। इससे क्या होगा, तो उपजाऊ जमीन और वायुमंडल पर जो विपरीत असर पड़ता है इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार की इस नई पहल तभी कारगर होगी जब फसल के लिए लागत कम से कम हो, ठीक है। और बाजार को समझना, उसके अनुकूल फसल बोने को निश्चित करना, ठीक है, लेकिन लागत में कमी करने किसानों को ज़्यादा भला किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 में देखें तो 123 अरब भारतीय रुपये से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई पहल को कारगर बनाने के लिए पलायन को रोकना होगा। जाहिर तौर पर पलायन रोकने से रासायनिक खेती कारगर नहीं रही है, इसलिए रासायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गौर करना होगा। नाम मात्र की लागत में अधिक उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में प्राकृतिक खेती सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और उपयोगी है। इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और देखें तो जो इस वक्त जो खेती की जा रही है उससे किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता है और ना ही यह सेहत के लिए मुफीद मानी जाती है। इसमें लागत बहुत ज़्यादा और उत्पादन बहुत कम होता है। ज़रूरी है कि कम लागत में बेहतर उत्पादन देने वाले प्राकृतिक खेती को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिस तरह कारखानों के घाटे की भरपाई सरकार करती है, इसी तरह किसानों को खेती में घाटा होने पर भरपाई की जानी चाहिए। तो ये सुधार जो है कि और क्या हो जाना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो एम एस स्वामीनाथन की न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सिफारिशों हूबहू लागू होने चाहिए। इससे देशों का किसान ही खुशहाल नहीं होगा, बल्कि समाज में भी अनेक तरह की समस्याएं, दुश्वारियां और बीमारियां से छुटकारा मिल सकता है। तो हम एक जो है कोटेशन इसमें दिया हुआ है कि जब बोलना चाहिए उस वक्त चुप रहना घातक हो सकता है, जबकि चुप रहना चाहिए उस वक्त बोलना फिजूल है। ये कन्फ्यूशियस का कथन है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग कृषि संबंधित फॉर्मेट आप लोगों को दे दिया जाएगा, तो आप लोग उससे अपना ऐसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।